गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा फ्रेया क्रेटोस के खून की प्यासी हो चुकी है। ओडिन और थॉर क्रेटोस के ऊपर हमला कर देते हैं। क्रेटोस और अट्रियस मिलकर टीयर को ढूंढ निकालते हैं। आयनवुड में अट्रियस एक जाइंट की आत्मा को एक बिना आत्मा वाले सांप के शरीर में डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ योरमनगेंडर का जन्म होता है। और अब क्रेटोस यहाँ अट्रियस के बार बार झूठ बोलने की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब आगे अब यहाँ क्रेटोस अट्रियस के बार बार झूठ बोलने की वजह से परेशान हो चुका था और अब वो जानना चाहता था कि अट्रियस आखिर उससे क्या छुपा रहा है, लेकिन अट्रियस अपने पिता को नहीं बताना चाह रहा था। क्रेटोस यहाँ पे ज्यादा कुछ अट्रियस से बात कर पाता, तभी उससे पहले वहाँ पे उसके ऊपर एक वेलकायरी हमला कर देती है। Because all that matters is that you are safe. But that's not all that matters. Who's keeping you safe? I do not need you to protect me. You sure about that? What do you know? I can't talk about it. But I just need you to trust me. You kept secrets, but I trust you. That's not the same. Why not? You hid things. Mother hid things. You had good reasons, and so do I. Why can't you just... क्रेटोस उससे लड़ता है और लड़ते लड़ते क्रेटोस को पता लगता है कि वो वेलकायरी कोई और नहीं बल्कि फ्रेया थी। और ये जानने के बाद क्रेटोस अपना पूरा डिफेंस खत्म कर देता है और वो फ्रेया के सामने एक आसान शिकार बन जाता है। Every agony, every violation imaginable. Atreus! You do not want this! Control your mind! Control it! She was our friend. For the moment, you're of more use to me alive. वो यहाँ क्रेटोस से कहती है कि मुझे तुम्हारी फिलहाल ज़रूरत है। क्रेटोस यहाँ अट्रियस से कह देता है कि तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और यहाँ क्रेटोस फ्रेया के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ रास्ते में फ्रेया क्रेटोस को बताती है कि उसे किस चीज़ में मदद चाहिए। यहाँ फ्रेया क्योंकि मिडगार्ड में बंध के रह चुकी थी, ओडिन के श्राप मानो या फिर स्पेल की मदद से, अब यहाँ फ्रेया चाहती है कि उसे इस बंधन से मुक्त किया जाए, वो जिस रेल में चाहे उस रेल में जा सके और उसके बाद वो क्रेटोस को मार देगी। लेकिन क्रेटोस को अपनी मौत से डर नहीं लगता, वो फ्रेया को अपनी दोस्त मान करके उसे इस कैद से आजाद कराना चाहता है। यहाँ फ्रेया ने भी एक जादू अपने ऊपर किया है, जिसकी वजह से वो फिलहाल के लिए कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकती है कि वो अगर किसी और रेल में या फिर किसी और दुनिया में चली भी जाए तो वहाँ से वो तुरंत नहीं खिंचेगी, बल्कि उसे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। और वो जादू था अपना शेप शिफ्ट करके किसी और जीव में ट्रांसफॉर्म होना, और यहाँ पे फ्रेया एक ईगल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रास्ते में यहाँ मिमिर फ्रेया को बार बार समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि क्रेटोस तेरी पूरी की पूरी समस्याओं का समाधान नहीं है, उसकी मौत से कुछ हासिल तुझे नहीं होगा। प्लस क्रेटोस की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो बस तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ फ्रेया मिमिर को चुप करा देती है और आगे बढ़ती रहती है। यहाँ क्रेटोस, फ्रेया, मिमिर और ब्रॉक सबके सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी क्रेटोस, मिमिर और ब्रॉक को एक
अनजान सा इंसान मिलता है जो कि ब्रॉक को यहाँ बांध के पटक लेता है। तब हमें पता लगता है कि ये अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि फ्रेया का भाई है और अभी ये जो भाई है ये अपनी बहन को मरी हुई मानता है क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। लेकिन जैसे ही फ्रेया यहाँ अपने भाई फ्रेयर को आकर के बताती है कि वो जिंदा है और क्रेटोस, मिमिर और ब्रॉक फिलहाल के लिए उसके साथ हैं, तो यहाँ पे फ्रेयर भी उन्हें कुछ नहीं कहता है और उनकी मदद करता है। यहाँ हमें गेम में एक और डॉर्फ दिखाई जाती है जिसका नाम है लुंडा और वो अभी ब्रॉक के साथ रह कर के ही क्रेटोस के नए नए हथियार बनाने में, नई नई पावर्स गेन करने में उसकी मदद करेगी। अब ये लुंडा को मैं इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा हूँ कहानी में, वो तुम्हें आगे चल के पता लग जाएगा। यहाँ पे फ्रेयर हमारे लिए एक चीज और बताता है क्योंकि फ्रेया और उसके जो साथी हैं ये वेनियर गॉड्स हैं और वेनियर गॉड्स और एशियर गॉड्स में हमेशा से दुश्मनी चली आ रही है। तो फ्रेयर हमें यहाँ बताता है कि एशियर गॉड्स जो हैं यहाँ वेनहाइम में आकर के बार बार उनके ऊपर हमला करते हुए रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे फ्रेयर को कुछ भी वक्त नहीं मिल पाता है अपने रेल्म को, अपनी दुनिया को बचाने का। वो बस उनसे लड़ने में ही व्यस्त रह जाता है। लेकिन क्रेटोस यहाँ उसकी फिलहाल कुछ मदद नहीं कर सकता था। वो यहाँ मिमिर को छोड़ के चला जाता है फ्रेयर के साथ जिससे कि वो दोनों आपस में बैठ करके कुछ समाधान निकाल सकें। और यहाँ क्रेटोस फ्रेया के साथ आगे बढ़ता है उसके बंधन से उसे मुक्त कराने के लिए। यहाँ क्रेटोस भी फ्रेया को रास्ते में समझाता है कि हो सकता है तुम मुझे मार भी दो लेकिन मेरा विश्वास करो, बदला लेने के बाद कभी शांति नहीं मिलती, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। लेकिन फ्रेया यहाँ उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं अपने बंधन से मुक्त होकर के तेरे को ज़रूर मार दूंगी। पर यहाँ क्रेटोस अभी भी नहीं मान रहा था, वो अभी भी फ्रेया की मदद करना ही चाह रहा था क्योंकि उसे डीप डाउन कहीं ना कहीं पता था कि फ्रेया दिल की बुरी नहीं है और वो कभी ना कभी तो उसकी दोस्त रही ही थी कम से कम। यहाँ रास्ते में क्रेटोस फ्रेया को अपने पास्ट के बारे में भी बताता है कि उसके साथ आज तक क्या क्या हुआ है। वो अपने भाई, माँ, वाइफ और बेटी सबके बारे में फ्रेया को बताता है। यहाँ तक कि वो अपने होमलैंड के बारे में भी बताता है जहाँ स्पार्टन्स को किस तरीके की ट्रेनिंग दी गई थी, उस प्रक्रिया के बारे में। और यहाँ फ्रेया समझ जाती है कि क्रेटोस आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वो इतना सख्त स्वभाव वाला है। In the service of a cruel god, I was tricked into destroying a village, not knowing my own wife and child were there until their blood stained my hands. I swore revenge. I can't imagine. I paid back their blood 1,000 times and burned Olympus to the ground. Yet, the guilt remained. Perhaps you will kill me, Freya, but it will bring you no peace. यहाँ फ्रेया और क्रेटोस फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्रेया का वो बंधन था जिन्हें तोड़ करके फ्रेया फ्री हो सकती थी। लेकिन जैसे ही क्रेटोस फ्रेया की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा मॉन्स्टर हमला कर देता है। अब यहाँ क्रेटोस इस मॉन्स्टर से लड़ता है। इसी बीच जो फ्रेया है वो वेनाहाइम वाली जो बेल थी उसे तोड़ देती है। इस वजह से अब यहाँ फ्रेया कम से कम वेनाहाइम में रह करके अपनी इंसानी फॉर्म में आ सकती थी। In that case... Hurry! Finally! You are free! In Vanaheim, yes. But there are more routes. She will... इसके बाद क्रेटोस और फ्रेया दोनों मिलकर के उस जीव से लड़ते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। It's going back in! We will not let it! I have to break his hold on me, and you are in the way! Lasso Ripple! इसे मारते ही फ्रेया यहाँ अपने सारे के सारे बंधन तोड़ देती है। अब फ्रेया किसी भी रेल्म में, किसी भी दुनिया में फंस के नहीं रह सकती, वो जब चाहे जहाँ चाहे जा सकती है। और अब यहाँ पे फ्रेया क्रेटोस से लड़ने के लिए अपनी तलवार उठा लेती है। And now that you have what you seek, I suppose this is the point where I forgive you, or I kill you.
Have you decided? To be honest, I don't think I can do either. There's still a part of me that is so angry. And it'll always be. It'll always be angry. But no. You are not the one who needs to die. I do see that. Look. Everything that's happened between us. No need to explain. इसके बाद यहाँ क्रेटोस और फ्रेया वापस फ्रेयर, मिमिर, ब्रॉक इन सभी के पास आते हैं। यहाँ फ्रेयर जैसे ही अपनी बहन फ्रेया को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फ्रेया अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है कि वो उसे ढूंढने नहीं आया। I expected you to come and find me. That no matter how hurt or angry, you wouldn't abandon me when I needed you the most. Freya, please. I thought you were dead. I've had to live lifetimes with those last awful words I said to you. Have any idea what that's like? Knowing that your own selfishness hurt the person that you cared about the most. Abandon you. Oh, Freya. I mourned you. Oh, I've missed you so much. यहाँ क्रेटोस और मिमिर बातों ही बातों में फ्रेया को बता देते हैं कि अट्रियस कैसे कुछ देर के लिए ओडिन के साथ अकेला था और उसने अट्रियस को एसगार्ड बुलाया है। यहाँ फ्रेया ये सुनते ही डर जाती है और कहती है कि तुम्हें अट्रियस को समझाना चाहिए कि वो ओडिन की कोई भी बात ना माने, और जैसे कि उसने मेरे बेटे के सर को झूठों से और बुरी बातों से भर दिया था, तो तुम्हें आखिर क्या लगता है कि ओडिन तुम्हारे बेटे के साथ ये सब नहीं कर सकता। क्रेटोस ये सुनकर के थोड़ा सा चिंता में आ जाता है, लेकिन फिलहाल वो सीधा ही अपने बेटे के पास ही जा रहा था। अब यहाँ घर आते ही क्रेटोस अट्रियस से जानना चाहता था कि वो आखिर बीच बीच में गायब कहाँ हो जाता है। वो अट्रियस से आते ही सीधा बात करता है, तो यहाँ उसे पता लगता है सिंड्री के द्वारा कि अट्रियस अभी एसगार्ड जाना चाहता है, लेकिन अट्रियस यहाँ कहता है कि मैं अच्छे रीजन की वजह से जाता हूँ और कुछ बुरा होने से रोकना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ मिमिर, फ्रेया, टीयर, सिंड्री सबके सब अट्रियस के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि सब कुछ बुरा हो चुका है, जरा हमारी हालत तो देखो, मिमिर की हालत, फ्रेया, टीयर, इन सब की हालत तो देखो कि ओडिन ने इनका क्या कर दिया है। लेकिन यहाँ अट्रियस इन सभी की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन सभी की बातों को ना मानते हुए यहाँ से भाग जाता है। Are you going to continue to lie and keep things from me? Or are you my son? Choose? I never get to choose. Just leave me alone. Listen. Let go of me! Listen! I said let go! What the fuck? I can't! It's Sindri. Just try to keep control! Come on! Why?
यहाँ अट्रियस भाग करके फ्रेया के पुराने वाले घर पे आता है, जहाँ उसे ओडिन का पालतू कौवा जिसका नाम था ह्यूगिन वो मिलता है। अब यहाँ अट्रियस ह्यूगिन से बात करता है और कहता है कि मुझे एसगार्ड ले चलो, और यहाँ ह्यूगिन अट्रियस को एसगार्ड ले भी आता है। एसगार्ड में पहुंचते ही अट्रियस की मुलाकात सबसे पहले होती है हेमडाल से। जी हाँ, एक और एसियर भगवान जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये सामने वाले का दिमाग पढ़ता है। अगर सामने वाला इसके साथ कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचता है तो उसे पहले ही पता लग जाता है, उसे सामने वाले के मूव्स पता लग जाते हैं कि ये किस तरीके से लड़ने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ हेमडाल को छूना तक किसी के बस की बात नहीं है, मारना तो दूर की बात। यहाँ अट्रियस जैसे ही हेमडाल से मिलने के लिए जाता है, हेमडाल अट्रियस का दिमाग पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये ओडिन के साथ मिलने के लिए नहीं बल्कि उसे धोखा देने के लिए आया है। वो अट्रियस के मन की सारी बातें जान लेता है, लेकिन फिर भी वो अट्रियस को यहाँ से एक दूर जगह ले जाता है, जहाँ जाने पे वो अट्रियस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ अट्रियस हेमडाल का कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हेमडाल उसके सारे के सारे मूव्स पहले ही जानता था। अट्रियस उसको हाथ तक नहीं लगा पाया। यहाँ हेमडाल अट्रियस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता उससे पहले थॉर यहाँ आ जाता है और वो कहता है कि तुझे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हाँ, ऑल फादर ओडिन ने इसे यहाँ बुलाया है। तभी यहाँ पे ओडिन आ जाता है। हेमडाल उससे कहता है कि इसके ऊपर विश्वास मत करना, ये आपको धोखा देना चाहता है। ओडिन कहता है कि मैं जानता हूँ ये मुझे धोखा देना चाहता है, क्योंकि इसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है और मैंने इसे विश्वास दिलाने के लिए आखिर आज तक किया भी क्या है जो इसे मुझ पे विश्वास होगा। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, मुझे लोकी से बात करनी है। और यहाँ ओडिन अट्रियस यानी लोकी को अपने साथ ले जाता है। ओडिन यहाँ अट्रियस को सिफ से भी मिलवाता है। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, ये जो सिफ है ये है थॉर की वाइफ, और यहाँ थॉर की वाइफ जो है अट्रियस को बस मार देना चाहती है, और उसका रीजन भी ऑब्वियस है, क्योंकि अट्रियस ने और क्रेटोस ने मिलकर के उसके दोनों बेटों को मार दिया था। सो यहाँ सिर्फ अभी अट्रियस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन ओडिन यहाँ सिर्फ से मना कर देता है और कहता है कि अट्रियस हमारा मेहमान है, हमारा दोस्त है, ये फिलहाल यहीं रहेगा और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ओडिन के होते हुए तो कम से कम अट्रियस को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। यहाँ अट्रियस जैसे ही अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी उसकी मुलाकात थॉर की बेटी से होती है जिसका नाम था थ्रूड। अब यहाँ थ्रूड थोड़ा सा लोकी के साथ यानी कि अट्रियस के साथ थोड़ा सा मजाक करती है और वो अपने भाइयों की मौत के बारे में उसको बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रूड भी उन दोनों से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए उसे कुछ खास दुख नहीं है उन दोनों के मरने का। और यहाँ थ्रूड अट्रियस से मिलते ही उससे दोस्ती कर लेती है। यहाँ अट्रियस वापस ओडिन के पास जाता है। ओडिन यहाँ अट्रियस के लिए एक तलवार गिफ्ट करता है, जिस तलवार का खुद का एक दिमाग तुम मान सकते हो। वो अट्रियस को देखते ही पसंद करने लगती है। उस तलवार का नाम था इनग्रिड। यहाँ अट्रियस ओडिन से बहुत से सवाल जवाब करता है, लेकिन ओडिन कहता है मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे बस सवालों के जवाब चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और तुम यहाँ मेरे आगे कोई प्रिजनर नहीं हो, कोई कैदी नहीं हो, तुम जब चाहे यहाँ से जा सकते हो, जब तुम्हारा मन चाहे। ओडिन अट्रियस को एक जगह ले जाता है और तब वो उसे एक टाइम एंड स्पेस में काइंड ऑफ छेद था उसे दिखाता है। वो कहता है कि इस छेद के उस तरफ बहुत सी नॉलेज है, अनलिमिटेड नॉलेज, अब इसे हमें पाना चाहिए। और इसी चीज में अभी वो अट्रियस की मदद चाहता है। यहाँ ओडिन अट्रियस के लिए एक मास्क देता है। वो कहता है इस मास्क के साथ ही हम इस छेद के अंदर देख सकते हैं, और बिना उसके देखने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। तब हमें पता लगता है कि ओडिन की जो एक आंख है वो इसी वजह से खराब हुई थी कि उसने बिना इस मास्क के इसके अंदर देखने की कोशिश की थी। अब यहाँ अट्रियस का काम है कि वो इस टूटे हुए मास्क के टुकड़ों को ढूंढे अलग अलग दुनियाओं में जा करके। इसके लिए यहाँ ओडिन अट्रियस के साथ में थॉर को भेज देता है उस मास्क के टुकड़े को ढूंढने के लिए। यहाँ अट्रियस और थॉर उस मास्क के टुकड़े को ढूंढ रहे थे, तभी अट्रियस अपनी थोड़ी सी नजर बचा करके उस श्राइन की तरफ निकल जाता है जहां उसे वो दिखी थी। वहां जाने पे उसे पता लगता है कि एंगरबोर्डा भी यहीं पे है। वो अलग अलग जाइंट्स के उन मार्बल्स को ढूंढ रही थी जिसकी वजह से जाइंट्स को फिर से उस दुनिया में लाया जा सके। तब अट्रियस और एंगरबोर्डा दोनों उस श्राइन को एक साथ देखते हैं। अंदर जाने पे उन्हें पता लगता है रैग्नारॉक के बारे में कि सर्टर नाम का एक जीव जब अपनी वाइफ से मिलेगा और उन दोनों के मिलने से एक बहुत ही खतरनाक और भयानक मॉन्स्टर बनेगा, वही मॉन्स्टर होगा रैग्नारॉक, वही तबाह करेगा एसगार्ड को। लेकिन यहाँ अट्रियस बहुत ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, वरना थॉर को उसके ऊपर शक हो जाता। इसलिए अट्रियस यहाँ से फटाफट निकल करके वापस थॉर के पास चला जाता है और थॉर और अट्रियस दोनों साथ में मिल करके उस मास्क के टुकड़े को
ढूंढ लेते हैं। यहाँ थॉर और अट्रियस जैसे ही ओडिन के पास आकर के रुकते हैं, तब हमें एहसास होता है कि ओडिन थॉर को बहुत ज्यादा प्यार से नहीं रखता है, वो उसे धुतकार करके उसकी बेइज्जती करके ही रखता है। लेकिन इसका कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। अब तुम लोगों के लिए बता दूंगा मैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है और एक बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि हमें गेम में नहीं दिखाई गई है। इस वजह से मैं उसे मेन स्टोरी में कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस गेम की स्टोरी कवर होने के बाद मैं अलग से इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। बस फिलहाल के लिए इतनी बात जान लो कि ये जो ओडिन है, ये थॉर है, ये जो कुछ भी है, ये अट्रियस के और क्रेटोस के भी रिश्ते पे कुछ ना कुछ लगते हैं। अब तुम लोगों के लिए ये चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब अलग से वीडियो लाऊंगा। फिलहाल हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अट्रियस ओडिन से कहता है कि मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा, लेकिन मुझे ये विश्वास तो होना चाहिए कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। ओडिन कहता है विश्वास किया नहीं जाता, कमाया जाता है। पहले मेरे लिए ये मास्क के टुकड़े जोड़ो और मैं वादा करता हूँ उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी हमारे लिए सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें क्रेटोस को दिखाया जाता है, जहाँ क्रेटोस अभी अट्रियस का इंतजार करते करते थक चुका था। वो फ्रेया से कहता है कि जल्दी करो, हमें नॉन्स के पास जाना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। अब तुम लोगों को बता दो ये नॉन्स क्या है कहानी में। नॉन्स जो है इस माइथोलॉजी की तुम एक तरीके से ओरेकल बोल सकते हो, जो कि भविष्यवाणियां करती हैं जैसे कि ओरेकल्स करती थी ग्रीक माइथोलॉजी में। और उन्होंने ही फ्रेया के लिए बताया था कि तेरा बेटा फालतू की मौत मरेगा, और वैसा ही हुआ भी। तो यहाँ क्रेटोस अभी फ्रेया से कहता है कि तुम्हें मेरे को उनके पास ले जाना होगा, मुझे उनसे बात करनी है। यहाँ क्रेटोस, फ्रेया और मिमिर तीनों नॉन्स के पास निकल जाते हैं और फाइनली जैसे तैसे वहां तक पहुंच भी जाते हैं। यहाँ क्रेटोस अपने बेटे तक पहुंचने का रास्ता इनसे पूछने के लिए आया था, लेकिन यहाँ इस चीज में तो नॉन्स उनकी मदद नहीं कर पाती। लेकिन नॉन्स यहाँ क्रेटोस को एक बात जरूर बता देती हैं कि एसगार्ड में हेमडाल अट्रियस को मारने की प्लानिंग कर रहा है, और वो यहाँ क्रेटोस से भी कहती हैं कि क्रेटोस आने वाले वक्त में तू भी जिंदा नहीं बचेगा, तू जरूर मरेगा। यहाँ पे ये तीनों उन नॉन्स से कहते हैं कि क्या यही किस्मत है? तब वो नॉन्स कहती हैं कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस चुनाव होते हैं जो तुम अपनी जिंदगी में करते हो। लेकिन किसी भी इंसान या भगवान के चुनाव बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो अपने स्वभाव के हिसाब से ही चुनाव करते हैं। इस वजह से उनकी किस्मत लगभग पक्की हो जाती है। जैसे कि अभी यहाँ क्रेटोस का चुनाव था कि अगर हेमडाल ने अट्रियस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो हेमडाल को मार देगा, और जैसे ही क्रेटोस हेमडाल को मारता यहाँ रैग्नारोक शुरू हो जाता। लेकिन क्रेटोस रैग्नारोक से नहीं डरता था, क्रेटोस मरने से भी नहीं डरता था, उसे डर था बस अट्रियस की सलामती का। यहाँ क्रेटोस अब इनसे ज्यादा देर बात नहीं करता और फ्रेया के साथ वहां से निकल आता है। अब यहाँ क्रेटोस और मिमिर आगे चलते टाइम बात कर रहे थे। तब यहाँ मिमिर कहता है कि अगर हेमडाल तेरे बेटे के लिए खतरा बना तो तू क्या सच में उसे मार देगा? तू क्या सच में उस युद्ध की शुरुआत कर देगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे? क्रेटोस कहता है कि अगर हेमडाल मेरे बच्चे के लिए खतरा बना तो मैं उसे जरूर मार दूंगा। क्रेटोस यहाँ मिमिर से एक बात और कहता है कि कई बार हमारे लिए भविष्यवाणियां बताई ही इसलिए जाती हैं कि हम उन्हें रोकने की कोशिश में उन्हें और ज्यादा सच साबित कर दें, जिस तरीके से इस केस में हुआ था। अगर नॉन्स क्रेटोस को नहीं बताती कि हेमडाल अट्रियस को मारने की कोशिश करने वाला है तो क्रेटोस कभी भी हेमडाल को अपना प्राइमरी टारगेट नहीं बनाता, लेकिन यहाँ उन्होंने बता दिया था। तो एक तरीके से उन्होंने रैग्नारोक रोकने के चक्कर में रैग्नारोक के दरवाजे और अच्छे से खोल दिए थे। यहाँ क्रेटोस घर आकर के सभी से बात करता है हेमडाल को मारने के बारे में। तब सभी लोग उसे बताते हैं कि हेमडाल को मारना इतना आसान नहीं है, तू उसके ऊपर जो हमला करेगा उसे पहले से पता होगा कि तू क्या करने वाला है। तब यहाँ ब्रॉक को एक आइडिया आता है, वो कहता है कि तुम्हें एक नया हथियार चाहिए होगा, उसे इतना कुछ अपने दिमाग में दिखाओ कि वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, तभी तुम उसे मार पाओगे। तब ब्रॉक यहाँ पे कहता है कि हमें एक मैजिकल हथियार चाहिए होगा, ड्रॉपनियर से बना हुआ हथियार। अब ये ड्रॉपनियर जो है एक तरीके की सप्लाई है इस गेम में, जो कि बहुत ही रेयर है। और तुम लोगों के लिए बता दूं ये ड्रॉपनियर जो है ब्रॉक और सेंड्री ने चोरी किया था ओडिन की नाक के नीचे से। लिटरली इन्होंने ओडिन से चोरी कर ली। यहाँ सेंड्री ड्रॉपनियर को लेकर के आता है और ब्रॉक के लिए दे देता है। अब यहाँ क्रेटोस ब्रॉक के साथ उस नए हथियार को बनाने के लिए निकल रहा था, ड्रॉपनियर की मदद से उस नए हथियार को बनाने के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी सेंट्री कहता है कि नहीं, तुम ब्रॉक को अपने साथ नहीं ले जा सकते, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। अब तुम लोगों के लिए बता दो, ये जो हथियार है इसको ब्रॉक नहीं बनाने वाला था, बल्कि एक मरमिड बनाने वाले थी, जिसको कि यहाँ पे ब्रॉक और सेंट्री द लेडी कहकर के पुकार रहे थे। यहाँ सेंट्री
किसी वजह से ब्रॉक को उस लेडी से मिलने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रॉक यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था उस लेडी से मिलने के लिए। सिंड्री बार बार क्रेटोस से मना करता है, लेकिन क्रेटोस कह देता है कि ब्रॉक मेरे साथ जाएगा। यहाँ क्रेटोस और ब्रॉक फाइनली उस लेडी के पास, उस मरमेड के पास पहुंच जाते हैं और उस मरमेड की मदद से अपने लिए एक नया भाला बनवाते हैं। अब इस भाले की मदद से क्रेटोस जैसे चाहे वैसे हेमडाल को मार सकता था। She needs the final ingredient. The blood of a god. Give her your hand. लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज होती है। यहाँ वो मरमेड ब्रॉक को नहीं देख पा रही थी। उस मरमेड को पता ही नहीं था कि ब्रॉक यहाँ पे है। तब मिमिर ब्रॉक को बताता है कि मरमेड शरीरों से नहीं बल्कि आत्माओं से बात करती है और तुम्हारी आत्मा में कुछ ना कुछ गायब है। तब ब्रॉक समझ जाता है अपनी जिंदगी में पहले कभी मर चुका है, इसी वजह से उसकी आत्मा का कोई ना कोई हिस्सा उसे छोड़ करके जा चुका था। लेकिन जिससे पहले वो पूरी तरीके से मरता, उससे पहले सिंड्री ने उसे बचा लिया था, उसे पूरी तरीके से मरने नहीं दिया था। अब इस बात से यहाँ ब्रॉक बहुत ज्यादा गुस्सा था सिंड्री से, लेकिन क्रेटोस यहाँ सिचुएशन को संभाल लेता है और ब्रॉक को अपने साथ ले आता है। ब्रॉक रास्ते में क्रेटोस से वादा करवाता है कि यहाँ पे ये जो कुछ भी हुआ है मेरी मौत से रिलेटेड, मेरे से वादा करो कि तुम इससे रिलेटेड कोई भी बात घर पे नहीं करोगे। सिंड्री को कब बताना है और कैसे बताना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ क्रेटोस और मिमिर थोड़ी देर के लिए ब्रॉक से अलग हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि ओडिन क्रेटोस से बात करने के लिए आया है। यहाँ ओडिन क्रेटोस से कहता है कि तेरा लड़का हम दोनों के बीच की शांति की वजह बनेगा, वही इस शांति की चाबी बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्रेटोस समझ जाता है कि ओडिन कुछ ना कुछ छुपा रहा है, उसका कोई ना कोई लालच है, वो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। ओडिन यहाँ कहता है कि मुझे मालूम है तुम पहले वाले भगवान नहीं रहे, लेकिन यहाँ क्रेटोस उसे धमका देता है। इसी धमकी को सुनने के बाद यहाँ ओडिन क्रेटोस के दिमाग से खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें पता ही क्या है भगवान होने के बारे में? क्या तुझे किसी ने कभी प्यार किया है? कभी किसी ने तेरी पूजा की है? कभी किसी ने तेरे से मदद मांगी है? नहीं, तू उसी चीज से डरता है जो तुझे कभी नहीं मिल सकती, और वो है प्यार। I know you're not the god you once were. And now is your chance to prove it. Return my son, or you may meet the god I once was. And what kind of god is that, Kratos? What do you even know of godhood? In your lifetimes, has anyone ever worshipped you? Ever prayed to you?
Can you even imagine that kind of love? No! You don't care about mortals. You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster who kills without cause. You fear what you can never even hope to understand. Is it any wonder that your boy is in no rush to come back to you? इस सब के बाद यहाँ मिमिर क्रेटोस से कहता है कि उसकी बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हारे दिमाग से खेलना चाहता है, वो इस चीज में माहिर है। यहाँ क्रेटोस उस नए हथियार को लेकर के वापस घर आ जाता है और यहाँ वो अपने कमरे में जाकर के अकेला बैठ जाता है। तभी हमारे लिए यहाँ सीन शिफ्ट दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे अट्रियस को दिखाया जाता है जिसे कि थ्रूड बुलाने आई है क्योंकि ओडिन ने उसे बुलाया है। अट्रियस ओडिन के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम तैयार हो मास्क का अगला टुकड़ा ढूंढने के लिए। अट्रियस यहाँ तैयार हो जाता है और ओडिन कहता है कि तुम थ्रूड के साथ जाओगे इस बारी और मास्क का अगला टुकड़ा ढूंढ करके लाओगे। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि अट्रियस और थ्रूड यहाँ अकेले नहीं जाने वाले थे बल्कि हेमडाल भी उनके साथ जाने वाला था। और अट्रियस कहता है कि मास्क का अगला टुकड़ा हेलहाइम में कहीं पे है, तो वो तीनों हेलहाइम में निकल जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता लगता है कि जो हेमडाल था उसे ओडिन ने कोई और भी काम दिया है जिस वजह से वो उसे करने के लिए निकल जाता है। और यहाँ थ्रूड और अट्रियस दोनों उस मास्क का अगला टुकड़ा ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अट्रियस रास्ते में थ्रूड के लिए उसके दादा के पुराने काले कारनामे गिनाने शुरू कर देता है कि कैसे उसने जायंट्स को मरवाया, कैसे उसने अपनी वाइफ फ्रेया को धोखा दिया, कैसे उसने मिमिर को धोखा दिया। लेकिन यहाँ थ्रूड अट्रियस की किसी भी बात पे विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि वो अपने दादा से बहुत प्यार करती थी। यहाँ अट्रियस और थ्रूड दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जाइंट भेड़िया जिसका नाम था गार्म, वो बहुत ही बड़ी बड़ी चेन से बंधा हुआ है। और यहाँ अट्रियस सोचता है कि मास्क का जो अगला टुकड़ा है वो इस भेड़िए के पीछे की तरफ है, लेकिन यहाँ उस भेड़िए के होते हुए वो दोनों उस टुकड़े को नहीं लेने जा सकते थे। इसलिए थ्रूड और अट्रियस दोनों मिलकर के उस भेड़िए को आजाद करा देते हैं और मास्क का अगला टुकड़ा लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मास्क का अगला टुकड़ा ना मिलने की वजह से थ्रूड और अट्रियस दोनों वापस ओडिन के पास जाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ थ्रूड और अट्रियस दोनों ही डर रहे थे कि उन्होंने इस भेड़िए को आजाद करा दिया और यहाँ अब ओडिन उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन आगे चलने पे हम देखते हैं कि हेमडाल ने उन्हें पकड़ लिया है। और यहाँ हेमडाल कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि ये जो भेड़िया है ये दुनियाओं के बीच में छेद कर सकता है, अलग अलग दुनियाओं को एक दूसरे से जोड़ सकता है। अब तुमने क्योंकि इसे आजाद करा दिया है तो सभी रेल्म में तबाही आ जाएगी, सभी दुनियाओं में तबाही आ जाएगी। लेकिन यहाँ अट्रियस को ऐसा कुछ भी नहीं पता था। यहाँ हेमडाल थ्रूड को भी गुस्सा दिलाना शुरू कर देता है। थ्रूड उससे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि वो उसको हाथ तक नहीं लगा पाती। और यहाँ हेमडाल, अट्रियस और थ्रूड तीनों ओडिन के पास लौट जाते हैं और हेमडाल यहाँ उन दोनों के बारे में खूब अच्छे से जम के चुगली कर देता है ओडिन से। थ्रूड भी यहाँ पे अट्रियस से गुस्सा हो जाती है कि उसने बिना वजह यहाँ उसकी दादा की नजरों में उसकी इज्जत खराब करवा दी। लेकिन अट्रियस अब यहाँ अपने कमरे में चला जाता है। तभी ओडिन यहाँ अट्रियस से बात करने के लिए आता है और वो कहता है, लोकी हम सबसे गलती होती हैं, कई बार बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ी कर दी गार्म को खुला छोड़ करके। तुम यहाँ एसगार्ड में सुरक्षित हो लेकिन बाकी सारी दुनियाओं में तबाही मची हुई होगी इस काम की वजह से। अब यहाँ पे अट्रियस बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जिंदगी नर्क बन सकती थी। इसलिए यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुखी था और वो यहाँ ओडिन से कह देता है कि मुझे अब घर लौटना चाहिए। ओडिन कहता है, मैंने बोला था कि तुम मेरा कोई कैदी नहीं है, अगर तेरा मन कर रहा है तो तू बेशक घर जा, लेकिन मेरा मास्क और मेरी तलवार लौटा जा, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, बस मैं तेरे पिता के ऊपर विश्वास नहीं करता। यहाँ अट्रियस सारा सामान ओडिन के लिए लौटा देता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर लौटने पे अट्रियस देखता है कि उसका घर यानी कि 9 दुनियाओं के बीच में जो उसका घर बना हुआ था ब्रॉक और सिंड्री का, वहाँ पे बहुत सारे हेल वॉकर्स ने हमला कर दिया है। और ये जो हेल वॉकर थे ये उसी भेड़िए गाम की वजह से यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि उसने हेलहाइम के बीच में एक छेद कर दिया था जिसकी वजह से हेल वॉकर अब यहाँ पे आ पा रहे थे। यहाँ फ्रेया, ब्रॉक, सिंड्री, बाकी के वो सभी लोग
इन हेल वॉकर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे और अट्रियस भी वहां पहुंच करके उनकी मदद करना शुरू कर देता है। यह सब कुछ खत्म होने के बाद, पूरी लड़ाई शांत होने के बाद अट्रियस इन सभी से कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने एक भेड़िए को आजाद करा दिया जो हेलहाइम में था। तभी फ्रेया, टियर और मिमिर तीनों समझ जाते हैं कि अट्रियस ने कितना बड़ा कांड कर दिया है। Atreus. What has happened? It's all my fault. The Hellwalkers, they're everywhere. Everywhere. That is not your fault. Yes, it is. वो कहते हैं कि तुमने गार्म को आजाद करा दिया, तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा। और इस बात के ऊपर वो सभी लोग अट्रियस के ऊपर गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस अपने बेटे की साइड ले लेता है। वो कहता है कि हाँ, अट्रियस ने गलती की है, लेकिन मैं उसकी गलती को सुधार दूंगा। और यहाँ वो उन सभी को चुप करा देता है और उन्हें घर भेज देता है, यहाँ तक कि मिमिर को भी। और अट्रियस को लेकर के उस भेड़िए को ढूंढना शुरू कर देता है। यहाँ जब अट्रियस और क्रेटोस गार्म को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में अट्रियस क्रेटोस को पूरी बात बता देता है। वो कहता है कि मैंने भविष्य देखा था जिसमें आप मर गए थे, मेरी बाहों में लेटे हुए थे। लेकिन यहाँ क्रेटोस कहता है, मुझे मालूम है, मैंने ये भविष्यवाणी पहले ही देख ली थी, बस तुम्हें नहीं बताई थी। क्रेटोस कहता है कि ऐसा कोई ना कोई दिन तो आएगा जब तुम्हें मेरे बिना रहना सीखना होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें पूरी तरीके से ट्रेन कर देना चाहता हूँ। अट्रियस यहाँ समझ जाता है कि उसका पिता उसके ऊपर इतनी सख्ती क्यों बरत रहा था। वो उसे जल्दी से जल्दी खतरनाक से खतरनाक चीज से लड़ने के लिए तैयार करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद यहाँ क्रेटोस और अट्रियस फाइनली गार्म को ढूंढ लेते हैं और उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ अट्रियस गार्म को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा से भी किसी न किसी ने छेड़खानी की थी। इस वजह से अट्रियस उसे काबू नहीं कर पा रहा था। अट्रियस सभी जानवरों की भावनाओं को समझ पा रहा था, लेकिन इसकी भावनाओं तक को ठीक से नहीं समझ पा रहा था। अट्रियस नहीं चाहता था कि इस भेड़िए को मार दिया जाए, लेकिन यहाँ क्रेटोस इस भेड़िए को बचाने की कोशिश करता है, पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो यहाँ इसे मार डालता है। I'm on it! क्रेटोस और अट्रियस वापस से अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो भेड़िया समहाउ किसी तरीके से फिर से जिंदा हो गया है और अभी वो अट्रियस और क्रेटोस के पीछे नहा धोकर के पड़ चुका है। अट्रियस और क्रेटोस फिर से उस भेड़िए को लगभग मार देते हैं, लेकिन उसमें फिर से पूरी की पूरी जान फूक जाती है। क्रेटोस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बार बार जिंदा हो कैसे रहा है, लेकिन अट्रियस को समहाउ समझ में आ गया था कि इसे पूरी तरीके से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही लगभग मरा हुआ है। तभी अट्रियस के दिमाग में एक प्लान आता है और वो क्रेटोस से इस प्लान को फॉलो करने के लिए कहता है। Please work! I'm sorry! यहाँ गार्म भाग जाता है। तब क्रेटोस अट्रियस से कहता है कि आखिर तुमने वहाँ पे किया क्या था। तब अट्रियस कहता है कि आपको याद है कि आपने बोला था कि मैंने एक मंत्र पढ़ा था फेनरियर की मौत के बाद। क्रेटोस कहता है कि हाँ। अट्रियस बताता है कि मेरे को तब पता नहीं था, लेकिन समहाउ मैंने उस मंत्र की मदद से फेनरियर की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अपने चाकू में कैद कर लिया था और अब मैंने थोड़ी देर पहले उस चाकू की मदद से उस आत्मा को गार्म के शरीर में डाल दिया है, क्योंकि गार्म के शरीर में उसकी आत्मा पूरी तरीके से नहीं थी। तो यहाँ अब अट्रियस उम्मीद कर रहा था कि फेनरियर की आत्मा की मदद से वो गार्म को ठीक कर सके और उसे
उसका पुराना फेवरेट भेड़िया फेनरियर उसे फिर से मिल जाए, गार्म की सूरत में ही सही लेकिन मिल जाए। और यहाँ ऐसा ही होता है। गार्म अब फेनरियर बन चुका था। वो क्रेटोस और अट्रियस की हर बात मान रहा था। क्रेटोस यहाँ फेनरियर को घर लौटने के लिए कह देता है और यहाँ फेनरियर वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन यहाँ अट्रियस और क्रेटोस वापस घर लौटने से पहले एक दूसरे के बीच में से जो मतभेद थे उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। यहाँ क्रेटोस कहता है कि जब तुम चले गए थे तो मैं अपने पुराने तरीकों पे लौटने लगा था, उसी गुस्से और बदले की आग में मैं बहुत पागल सा हो गया था। अट्रियस कहता है कि हाँ, आपके बिना मैं भी लापरवाह हो गया था, मैंने भी कई गलत फैसले किए। तब वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कभी उन्हें एक दूसरे के बगैर रहना पड़ा तो वो एक दूसरे को अपने दिल में सुनते रहेंगे, उसकी बातों को याद करते रहेंगे, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर से कंट्रोल ना खोएं। You don't have to be who you were just because I'm not there. Let's make a promise. I'll listen for your voice in my head when you're not there, to guide me. And you do the same. All right? I need to know you'll be okay without me. Atreus. I am sorry. Don't be sorry, Father. Be better. Let's go home. अब यहाँ अट्रियस और क्रेटोस जैसे ही घर आते हैं तभी अट्रियस उन सभी को बताता है कि रैग्नारोक के लिए ओडिन तैयार नहीं है, वो उसे रोकना चाहता है, वो भी जंग नहीं चाहता। अट्रियस यहाँ उन्हें एक बात और बताता है कि रैग्नारोक से ज्यादा ओडिन को इस मास्क की चिंता है। तब अट्रियस उस मास्क का फोटो उन सभी के लिए दिखाता है। तब टीयर कंफर्म करता है कि ये मास्क अनलिमिटेड नॉलेज का एक सोर्स है, ये एक शॉर्टकट है उस अनलिमिटेड नॉलेज को पाने का। इस सब बातचीत के खत्म होने के बाद यहाँ पे फ्रेया क्रेटोस से कहती है कि हम अभी भी हेमडाल को मारने वाले हैं ना। अट्रियस आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम हेमडाल को नहीं मारेंगे। लेकिन क्रेटोस यहाँ फ्रेया से मना कर देता है कि नहीं, हम उसे नहीं मारेंगे, हम जंग शुरू नहीं करेंगे। तब यहाँ पे फ्रेया क्रेटोस से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ रैग्नारोक नहीं लाओगे तो कम से कम मुझे अपने भाई की मदद करनी चाहिए, एसियर गॉड से लड़ाई में उसकी मदद करने में। और यहाँ फ्रेया क्रेटोस और अट्रियस से गुस्सा होकर के वेनाहाइम लौट जाती है अपने भाई फ्रेयर के पास। यहाँ अट्रियस और क्रेटोस थोड़ी देर के लिए अपने घर पे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि उन्हें फ्रेया की मदद करनी चाहिए, वो उनके दोस्त हैं। लेकिन यहाँ क्रेटोस रैग्नारोक लाने में फ्रेया की मदद नहीं करना चाहता था, वो सिंपली वेनाहाइम की रक्षा करने में उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि एसियर गॉड्स जो थे, एसियर लोग जो थे, वो वेनाहाइम के ऊपर बार बार हमला कर दिया करते थे। इसलिए यहाँ क्रेटोस उनकी मदद करने के लिए गया था इन हमलों को रोकने में। यहाँ क्रेटोस और अट्रियस जैसे ही फ्रेयर के कैंप पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ कोई है ही नहीं। तभी उनके पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम था हिल्डिसविनी। यहाँ वो क्रेटोस और अट्रियस को देखते ही पहचान जाता है और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन क्रेटोस और अट्रियस उसे देख के नहीं पहचानते। तब हिल्डिसविनी उन्हें बताता है कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम अच्छे से याद हो क्योंकि तुमने मुझे तीर मारा था। तब अट्रियस समझ जाता है कि हिल्डिसविनी वही सुअर है जिसे उसने पिछली बार तीर मारा था, जिसे क्रेटोस और अट्रियस ने बचाने में बाद में फ्रेया की मदद भी की थी। तब यहाँ पे हिल्डिसविनी उसे बताता है कि जब फ्रेया यहाँ अपने मंत्र की वजह से मिडगार्ड में कैद थी तब वो भी अपने सुअर वाली जो फॉर्म थी उसमें कैद हो चुका था, वो वापस भगवान नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ पे हिल्डिसविनी क्रेटोस और अट्रियस के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें बताता है कि फ्रेयर को किसी ने किडनैप कर लिया है और यहाँ पे फ्रेया अभी अपने भाई को ढूंढने के लिए सभी को इकट्ठा करके आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे हिल्डिसविनी उन्हें बताता है कि जो दो भेड़िए थे स्कॉल एंड हार्टी वो भी कई दिनों से दिखे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे अब दिन और रात भी नहीं हो रहे हैं। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, स्कॉल और हार्टी वैसे मैं बता चुका हूँ कि ये वही दो भेड़िए हैं जो सूरज
सूरज और चांद का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे दिन और रात हो रहे थे। लेकिन क्योंकि अभी वो दो भेड़िए यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से दिखे ही नहीं थे, या बोलूं कई दिनों से नहीं दिखे थे, तो यहाँ पे इन लोगों को अभी दिन रात का कुछ पता नहीं लग रहा था कि कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया, क्योंकि वो साइकिल बिगड़ चुकी थी। अब यहाँ कई दिनों से केवल दिन ही था, रात नहीं थी। अब यहाँ पे हिल्डिस विनी क्रेटोस से कहता है कि तुम्हें स्कॉल एंड हार्टी को ढूंढना होगा और उन्हें तैयार करना होगा वापस से दिन और रात की साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि आसमान में कोई चांद दिख नहीं रहा है बहुत दिनों से, वो कहीं जा चुका है। लेकिन सेलेस्टियल वॉल्व्स उनका पीछा नहीं कर रहे थे, वो तो कहीं और ही थे। तो आखिर चांद कहाँ गया, ये मिस्ट्री अभी के लिए मिस्ट्री ही रह जाती है। और क्रेटोस और अट्रियस यहाँ उन दोनों वॉल्व्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान है, विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीने की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड तोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या जान का दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।